नेपाल में कल की आपदा के बाद अब नई तबाही का खतरा मंडरा रहा है। भोटे-कोशी नदी का बहाव रुकने से पहाड़ों के बीच एक नई झील बन गई है, जिसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो गया है और वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अगले 48 घंटे के भीतर नेपाल में नई तबाही का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी क्यों मची? हिमालय की चोटियों के बीच फ्लैश फ्लड आखिर क्यों आया? भूकंप आने से ग्लेशियर टूटा या फिर ग्लेशियर के गिरने से जलजला आया? इसको लेकर जियोलॉजी के एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा लगा जैसे कोई बम फटा। और कटे ना, वहां से वो आया, वो बम के तरह है ना आया। फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको, नदी, फिर बड़ा होके इधर आया। सब वहाँ पे चाइनाबाट बहुत खोला ठुलो आएर सब बगाइदिएगा, वरिपरि बस्ती सब बगाइदिएगा। ऊंची ऊंची इमारतें पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद हो गईं। बहुत मीटर, आखिर 20-30 मीटर नीचे है। 20-30 मीटर? हाँ, देखिए ना, रिवर तो नीचे है ना ज्यादा। दो ताला नीचे चला गया। नीचे ताला गया, इतना मिट्टी है। हाँ। तबाही ऐसी जो पहले ना देखी ना सुनी। ये तो मतलब इतना मैग्नीट्यूड में तो नहीं हुआ है, मगर देयर आर इंसिडेंट्स इन द अर्लियर टाइम इन दैट रीजन। हिमालय की चोटियों के बीच नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसको शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है। बस यूं जान लीजिए कि पानी, चट्टान और मलबे की शक्ल में कयामत इंसानी सभ्यता को रौंदती हुई गुजर गई। इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए। सुबह इधर नीचे से आपका सब निकाला गया। एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिन है ये। दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा। हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कल तक जहां जिंदगी खिलखिला रही थी, वहां आज मातम है। कल तक जहां इंसानी ताकत और तरक्की के सबूत नजर आते थे, वहां आज प्रकृति का प्रकोप पसरा हुआ है। तिब्बत के गाइरोंग से नेपाल के नुआकोट और त्रिशूली तक अब सिर्फ बर्बादी दिख रही है, इतनी बड़ी तादाद में कि हिसाब लगाना असंभव है। कि नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया, उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है, जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है, लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का तेज बहाव आपके सामने है। जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया। नेपाल की तबाही कितनी बड़ी, कितनी भयावह और कितनी डरावनी है, इसका अंदाजा आपको मोटे मोटे आंकड़ों से हो जाएगा। सैकड़ों शव निकाले जा चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों लोग लापता हैं। इनमें भारत ही नहीं,
कई और देशों के नागरिक भी शामिल हैं। 19 पुल तबाह हो गए हैं, 100 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बह गई है। नेपाल और तिब्बत में 13 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान हुआ है। 200 से ज्यादा ट्रक्स, क्रेन्स और बुलडोजर बहकर कहां गए, किसी को कुछ नहीं पता। कुदरत तो तांडव करके आगे बढ़ गई, अपने पीछे छोड़ गई लाचारी, निराशा और हताशा, जिससे अब इंसानों को जूझना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था, अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे, वो भी अंदर मालूम ही नहीं, वो सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। कोई जानकारी नहीं, अचानक इस तरीके से जो है ना ये जो है कोई जानकारी इस तरह पहले से कोई अगर जानकारी होती तो अपने से सुरक्षित भी हो सकते थे, लेकिन कुछ तरह इस तरह का जानकारी नहीं मिली हुई थी। टाइम रहते हुए कुछ बताया था किसी ने? टाइम रहते हुए भी कोई खास इस तरीके से नहीं, इस तरह ऐलान हुआ जो है ना प्रहरी की तरफ से, उसके बाद जो है ना उसके फौरन बाद आ गया, अचानक जो है ना कैप्चर कर लिया। क्या हालत थी उस समय? ऐसा उस समय तो ऐसा बहुत दर्दनाक जो है ना ऐसा हालत थी, जो है ना समझिए अपने बच्चों को भी भूल जाना, इस तरह हालत हो गई थी। तो रास्ता नहीं है इधर, इधर तो इधर पे नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा, ऊपर से उधर जाने रास्ता तो नहीं है, सब कट गया, जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, कट गया नदी से, कट गया। हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे नई माउंटेन रेंज है। पहाड़ नाजुक हैं, हजारों फुट की ऊंचाई पर चोटियों के बीच विशाल ग्लेशियर बने हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं में से एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और अपने साथ पहाड़ को बहा ले गया। के पीछे कई प्राकृतिक और एनवायरमेंटल कॉजेज जुड़े हैं। जैसे वहाँ पर जो मेन कॉज है इसका, जो बाढ़ आने का, यानी हिम नदी बेसिकली झील फटने की घटना हुई वहाँ पर। तिब्बत के पहाड़ी इलाके में एक ग्लेशियर लेक है, बेसिकली वो अचानक फट गई और जिसके कारण भारी मात्रा में पानी नेपाल की नदियों में बह निकला। यह कुदरती तौर पर हुआ या फिर इंसानों की दखलंदाजी का नतीजा है? फिलहाल इसको लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, मगर तस्वीरों से एक बात तो साफ समझ में आती है कि तिब्बत और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जो कुछ हुआ वो स्थानीय लोगों के लिए कयामत से कम नहीं था। इससे हुए नुकसान का हिसाब किताब फिलहाल इंसानी जहन से परे की बात है। जब पहली बार नेपाल से प्रलयंकारी तस्वीरें आई, तब कहा गया कि तिब्बत में भूकंप आया था और उसकी वजह से ग्लेशियर टूटा, फ्लैश फ्लड आया और तबाही मची। मगर जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के जानकार कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुछ और ही था। भूकंप नहीं, इसका ये जो घटना घटी है इसमें भूकंप नहीं है। जो वर्टिकल ड्रॉप, जो आइस 1.2 किलोमीटर ड्रॉप, वर्टिकल ड्रॉप हुआ है, उसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण भूकंप जैसा वो रिकॉर्ड हुआ है। जो वर्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका जो काइनेटिक वेलोसिटी होता है, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिसिपेट हुआ है। उसके बाद में जो डैमिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी राइज होता है, वो भी डैम मतलब आर्टिफिशियल डैम जो आइस से बना है, रॉक आइस से बना है, वो भी टूटने के बाद जो एनर्जी रहता है वो, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, मगर इट इज विथ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। ये तो मतलब इतना मैग्नीट्यूड में तो नहीं हुआ है, मगर देयर आर इंसिडेंट्स इन द अर्लियर टाइम इन दैट रीजन। काफी नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है, जैसे टीवी में अपन वीडियोस में देख रहे हैं, और उसके बाद में बहुत सारे जो एडजॉइनिंग एरिया में जो मतलब रिवर का जो पाथ रहता है उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड बहुत सारे घर वॉश्ड आउट हो गए हैं एंड बहुत लोग भी मतलब मिसिंग है। ये तो हुई एक्सपर्ट्स की बातें, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी को रौंदती हुई ये तबाही गुजरी है, उनका कहना है कि फ्लैश फ्लड तो पहले भी आए थे, मगर ऐसा मंजर उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा। बरसों की मेहनत से जमाई गई गृहस्थी पल भर में मुट्ठी से फिसल गई। अब खाली हाथ, सूनी आंखें, दर्द भरी आवाज में अपने ऊपर गुजरी विपदा का बयान। मेरा वही एक उधर है, एक ऊपर में है। यहाँ सामान बहुत था, कम से कम 6 करोड़ से माल का सामान है। कुछ बचा? ये सब खत्म हो जाए।
देखना अब नहीं। ऐसा कभी देखा था इस तरीके के हालात हुए? ये पहली बार है, इतिहास में ही पहली बार है। पिछले बार भी वो तो आया था, बाढ़ी तो आया था, फ्लड आया था, पर वो चाहिँ पुल के वार पर पुल तक ही आया था, उससे ज़्यादा नहीं आया था अभी तक। वो हमारा दो पुल है इधर नुआकोट में, त्रिशुली में। वो पुराना पुल 60 वर्ष पहले का है, 60 वर्ष पहले का पुल भी चला गया इस बाड़ी में। अभी नया निर्माणित हुआ था, वो लगभग 5 साल का ही हुआ है, वो भी चला गया। प्रकृति के प्रकोप के शिकार लोग अब तितर बितर हुई जिंदगी को फिर से तरतीब देने में जुट गए हैं, पर दुनिया भर के जानकार फ्लैश फ्लड की तिब्बत और नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर खौफजदा हैं। वो अब इस तबाही में छुपे संदेश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जस्ट हुआ है, बहुत सारे जांच चल रहे हैं, बट जो कॉमन कॉजेज होता है ये सब फ्लैश फ्लड इवेंट्स हिमालयज में, एक होता है ग्लॉफ जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होता है, बट अभी इनिशियल जो जांच में देखा गया है कि वैसे सारा कोई लेक्स नहीं है। दूसरे होता है बहुत हेवी एक्सट्रीम रेनफॉल, वो भी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली लोग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये एक रॉक आइस एवलांच है जो बेसिकली रिवर फ्लो को रोका है, उससे ये फ्लैश फ्लड जनरेट हुआ है। नाउ क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स वन ऑफ द कॉज है कि ये सब इवेंट्स ज़्यादा हो रहा है, बट इसको रोका जाने का आई थिंक कोई मुश्किल है। ओनली थिंग हम लोग जो कर सकता है कि जो रिवर का जो नॉर्मल रिवर बेड है उसमें अगर हम लोग जितना दूरी सेटलमेंट हो कि ये सब फ्लड्स में जितना मिनिमल ह्यूमन लॉस हो, ऑफ कोर्स हाइड्रो पावर प्लांट इसमें तो लॉस होगा, बट एटलीस्ट ह्यूमन लॉस अगर सेटलमेंट थोड़ी ऊपर एलिवेशन में है तो हम लोग उससे थोड़ा ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकता है। बट ये आगे भी हुआ है और मतलब पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। चूंकि ये फ्लैश फ्लड तिब्बत से शुरू हुआ, इसलिए इस बारे में अभी भी चीन की सरकार से और जानकारी मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल चीन की सरकार ने इस आपदा का कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अभी तो चीन की सरकार बस यही कह रही है कि तिब्बत के शिजांग सूबे में भी अचानक से आई भारी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। कितने इंसान मरे हैं फिलहाल इसका कोई हिसाब नहीं है। पहाड़ों से मलबा बहने से बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं। इस तबाही के बाद चीन और नेपाल दोनों देशों में बहुत से लोग लापता हैं। हम दोनों देश लोगों को मदद पहुंचाने के लिए आपस में तालमेल कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं एक्टिव हैं। शिनजांग सूबे के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तबाही से प्रभावित इलाके में सैकड़ों विदेशी नागरिक लापता हैं। इनमें से कौन कहां पर था इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी जुटाई जा रही है। चीन की बचाव टीमें हर संभव लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। हम संबंधित देशों से भी संपर्क में हैं। चीन के अपने 100 से ज्यादा नागरिक भी इस आपदा के बाद लापता हैं। चूंकि चीन की तरफ से इस आपदा की साफ वजह नहीं बताई गई है, इसीलिए तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। कोई कह रहा है कि नेपाल की विपदा के पीछे इंसानी करतूत है, हालांकि जियोलॉजी के जानकार कह रहे हैं कि असल में प्रकृति ने खुद को सर्वशक्तिमान मान बैठी मानव जाति को एक बड़ा मैसेज दिया है। ये प्राकृतिक घटना है। अभी तक के जितने भी एविडेंस है उस हिसाब से इसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज थी जो कि मानव कारण से हो। मानव कारणों से एनहांस होने का एक मुद्दा हो सकता है कि जहां जहां पे उस वैली में लूज सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ी, यानी कंस्ट्रक्शन वगैरह से डेब्रीज बढ़ी, उस कारण से नुकसान की मात्रा बढ़ी। मगर ये घटना एक नेचुरल घटना लगती है। इसी कंटेक्स्ट में कि बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा और लैंडस्लाइड है, रॉक स्लाइड नीचे आने को यूएसजीएस ने अपने रिवाइज्ड एस्टिमेट में भी कंफर्म किया है कि जो अर्थक्वेक आया वो उस ग्लेशियर और रॉक के हिस्से को पहाड़ के नीचे गिरने के कारण आया, जो कि 5 मैग्नीट्यूड या उससे ज्यादा का अर्थक्वेक था। तो इसमें अगर हम कंसिडर करें कि कोई कमी या गलती है, तो अगर पॉसिबिलिटी थी अर्ली वार्निंग सिस्टम की और वो ना कम्युनिकेट की गई हो, तो वही एक चीज थी जिससे थोड़ा जान के नुकसान कम हो सकते थे।
आमतौर पर अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट दुनिया में कहीं भी भूकंप आने का रिकॉर्ड रखता है ताकि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट का पता चल सके। नेपाल की आपदा के बारे में भी अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि 26 अगस्त की सुबह 8:37 पर तिब्बत के लेंडे खोला में एक विशाल ग्लेशियर का टुकड़ा टूटकर पहाड़ पर गिर पड़ा। ग्लेशियर के वजन से पहाड़ का भी एक हिस्सा टूटा और इस मलबे ने लेंडे खोला नदी के रास्ते को बंद कर दिया। लेंडे खोला नदी नेपाल के भोते कोशी नदी की सहायक नदी है। लेंडे खोला नदी का पानी रुका तो एक डैम सा बन गया, लेकिन ग्लेशियर की बर्फ पिघलने के साथ ही प्रेशर से सुबह 9 बजे के करीब डैम टूटा और पानी, पहाड़ का मलबा आसपास की चट्टानों को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ता चला गया। आधे घंटे के भीतर भोते कोशी नदी का वाटर लेवल करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। इसके बाद ये पानी जबरदस्त प्रेशर के साथ तिब्बत के गाइरोंग से नेपाल के रसुआगढ़ी और नुआकोट जिलों तक अपने रास्ते में आने वाली छोटी पहाड़ियों, चट्टानों, सड़कों, पुलों, बस्तियों और हाइड्रो पावर प्लांट्स को बहाता हुआ चला गया। नेपाल में कल ये डिजास्टर हुआ है, मेनली रॉकवाइज अवलांच अलॉन्ग विद डेब्रिस फ्लो हुआ है। तो ये करीब 17,000 फीट के ऊपर ये शुरू हुआ है। जैसे 24 से 30 घंटे के बीच में जो भी गर्मी की वजह से, वार्म ह्यूमिड वेदर की वजह से जो पानी मतलब बर्फ थोड़ा पिघलता है, तो वो जो बर्फ के अंदर जो क्रैक्स रहते हैं उसके अंदर गया है और वो एक पहाड़ का जो पत्थर रहता है उसके ऊपर बर्फ है, उस बीच में लुब्रिकेंट जैसा एक्ट किया है। तो वहाँ पे एक जेंटल स्लोप है, एक स्टीप स्लोप है। जहाँ पे स्टीप स्लोप शुरू होता है वहाँ का जो बर्फ है, जो मतलब बहुत थिक बर्फ है, वो टूट गया है। फिर वो वर्टिकली अराउंड 1.2 किलोमीटर नीचे वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। तो वो ड्रॉप होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है उसके कारण मतलब वो भूकंप जैसा मेजरमेंट हुआ है उसका, अप्रोक्सीमेटली 5.2 मैग्नीट्यूड। उसके बाद में ये मड डेब्रीज एज वेल एज दिस रॉक आइस ये वो रिवर में जाके फ्लो हुए हैं एंड दे क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल डैम। तो वो आर्टिफिशियल डैम की वजह से रिवर का जो फ्लो रहता है उसमें धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ गया है एंड देन वो आर्टिफिशियल डैम जो बना था वो टूट गया और देन वो फ्लैश फ्लड जैसा आगे बढ़ा है। उसके कारण जितना जो हानि हुई है प्रॉपर्टी की और जनहानि हुई है वो सब उसके कारण हुआ।